बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमने कश्मीर इशू को अंडरस्टैंड करना है तो फिर हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हमें इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो एक टाइम था जब यहाँ पे मारियोन डायनेस्टी मौजूद थी, यहाँ पे कुशान डायनेस्टी मौजूद थी। ये बुद्धिस्ट का टाइम था। एक टाइम था यहाँ पे अशोका की भी हुकूमत रही। लेकिन जब हम 5th सेंचुरी की बात करेंगे, 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक फिर यहाँ पे हुकूमत कायम हो जाती है हिंदूस की। यहाँ पे हिंदू राज यहाँ पे कायम होता है। इस्लाम इस वादी के अंदर दाखिल होता है 14th सेंचुरी के अंदर, और इस्लाम 14 से 16th सेंचुरी तक आपको टाइम नजर आएगा जिसके अंदर यहाँ पे इस्लाम यहाँ पे एज अ प्रेवलेंट रिलीजन आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। 16th सेंचुरी के अंदर ही फिर जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब यहाँ पे मुगल एम्पायर मौजूद थी, तो जो मुगल थे, अकबर बादशाह थे, उन्होंने इस कश्मीर को, इस वैली को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया। तो फिर 15th सेंचुरी के अंदर, रादर 16th सेंचुरी के अंदर हम ये काउंट करेंगे कि यहाँ पे मुगल रूल यहाँ पे कायम हो चुका था। मुगल रूल जब यहाँ पे कमजोर होना शुरू हो गया, यहाँ पे वीक होना शुरू हो गया, उनकी यहाँ पे असेंडेंसी थी वो कमजोर होना शुरू होगी, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई किसके लिए? अहमद शाह अब्दाली के लिए, दुरानी हुकूमत के लिए। तो यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर फिर दुरानी हुकूमत कायम हो गई। इस दुरानी हुकूमत के बाद यहाँ पे असेंडेंसी कायम होगी, यहाँ पे इजारादारी कायम होगी। किसकी? रंजीत सिंह की। तो रंजीत सिंह ने इस वैली को ओन कर लिया था। ये वैली रंजीत सिंह के इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुकी थी। और फिर ये वो टाइम था कि जब रंजीत सिंह की लड़ाई होती है किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। एंग्लो सिख वॉर होती है, और उस एंग्लो सिख वॉर के नतीजे के अंदर फिर यहाँ पे अंग्रेज हुक्मरान बना देते हैं किसको? 75 लाख के एवज यहाँ पे डोगरा राज शुरू हो जाता है, और ये वैली आ जाती है गुलाब सिंह के पास, और गुलाब सिंह से फिर ये वैली आती है हरी सिंह के पास। ये हरी सिंह का टाइम पीरियड फिर वो टाइम पीरियड है जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर पार्टीशन का फैसला होता है। और इस पार्टीशन के अंदर अब डिसाइड करना था हरी सिंह ने कि उसने कौन सी साइड चूज करनी। क्या उसको पाकिस्तान के साथ चूज करना है, अलायंस अपना चूज करना है, या उसने इंडिया के साथ अपनी एनेक्सेशन चूज करनी? तो होता ये, वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करता है। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि हरी सिंह की ये सोच ये थी कि वो इसको सब कॉन्टिनेंट का स्विट्जरलैंड बनाएगा और इस रियासत को आज़ाद रियासत के तौर पे कायम रखेगा। हाँ, पाकिस्तान की रियासत के साथ वो अपने जो ताल्लुकात कायम रखेगा, वो फ्रेंडली होंगे, उससे कम्युनिकेशन भी करेगा और अपनी ट्रेड भी करेगा। लेकिन फिर पूंछ के अंदर बगावत का आगाज़ होता है, कबायली वहाँ से उसके खिलाफ बगावत का आगाज़ करते हैं, और एक रिबेलियन की फोर्स उसके खिलाफ शुरू हो जाती है। ये टाइम हरी सिंह के लिए एक डिसाइसिव टाइम साबित होता है। हरी सिंह फिर उस वक्त इंडियन फौज को बुलाता है, इंडिया को बुलाता है कि उसकी हेल्प के लिए आए, लेकिन वो अपनी कंडीशन पुट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी यहां पे आने की कंडीशन ये होगी कि आप हमारे साथ साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट आप हमारे साथ साइन करेंगे, फिर हम यहां पे आ सकेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन होता है किसके साथ? इंडियंस के साथ। अब इंडियन आर्मी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मौका मिल जाता है, और वो अपनी फौज को लेके दाखिल हो जाते हैं। कहां पे? कश्मीर में। लद्दाख उनके पास आ जाता है, जम्मू उनके पास आ जाता है, और फिर ये मामला चला जाता है कहां पे? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये मामला जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला जाता है, तो फिर वहां पे 3 कंडीशन सामने आती हैं, 3 रिकमेंडेशन सामने आती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और वो रिकमेंडेशंस क्या थी? वो रिकमेंडेशंस ये थी कि यहां पे प्लेबिसाइट होगा। हां, उधर ये भी रिकमेंडेशन थी कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को वहां से वापस बुलाएगा। और रिकमेंडेशन ये भी थी कि इंडिया वहां पे कश्मीर के अंदर सिर्फ इतनी ही फौज रख सकता है कि वहां पर अमन के लिए वहां पे जरूरी रह सके। अब अगर एक साइड ये कहती है वहां पे प्लेबिसाइट होना चाहिए, तो दूसरी साइड ये भी कहती है कि फिर आपकी फौज भी वापस आनी चाहिए। और एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हरी सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था किसके साथ? इंडिया के साथ। वो प्रोविजनल नेचर का था, और इंडिया ने कभी भी इसको अपनी स्टेट करार नहीं दिया, बल्कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 370 जो इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर बताया गया कि
कि कश्मीर स्पेशल स्टेटस का मालिक होगा, इसकी ऑटोनॉमी का ख्याल रखा जाएगा, ये कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगी। जो हरी सिंह का ख्याल ये था कि जैसे ही मामला सेटल होते हैं, जंग वाला माहौल ख़त्म होता है, तो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी क्या करेगी, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, यहाँ को यूनिकनेस देगी, आगे यहाँ की लोगों की आइडेंटिटी का ख्याल रखेगी। लेकिन क्या हुआ ये कि यहाँ पे अमन कायम ही ना हो सका, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन वो वहाँ पे 1957 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नल एंड वाइड हो गई। तो क्या बना उस आर्टिकल 370 का जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद था। उस 370 आर्टिकल का ताल्लुक है कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। वहां पे लिखा था कि 370 आर्टिकल को अगर एब्रोगेट कर सकता है, कोई खत्म कर सकता है, तो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कर सकती है। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल की डिस्कस करें, तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर इंडियन के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहरहाल ये राइट नहीं था कि वो खुद ही इसको क्या कर देते, खत्म कर देते। तो 370 आर्टिकल को एक तरफ रखते हैं। हमारी बात चल रही थी किसके मुतालिक? हमारी बात चल रही थी कि ये रेजोल्यूशन चली जाती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, 3 कंडीशंस वहां पे आती है, कोई भी इस कंडीशन को पूरा नहीं करता, ये मामला आगे चलता है, ये मामला प्रोसीड होता है। अयूब खान का टाइम आता है। अयूब खान टाइम के अंदर मिनिस्टर्स की 5 आपस के अंदर मीटिंग्स होती हैं, बेनतीजा पहुंचती हैं। 1965 की जंग हो जाती है, 1971 की जंग इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाती है, कारगिल की वॉर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाती है। इस दौरान इसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन भी होता है, इससे पहले शिमला डिक्लेरेशन भी साइन हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं निकल चुका। इस मसले का हल मुमकिन है ओवन डिक्सन प्लान के जरिए, इस मसले का हल मुमकिन है चिनाब फार्मूले के जरिए, इस मसले का हल मुमकिन है मुशर्रफ फार्मूले के जरिए, इस मसले का हल मुमकिन है एंडोरा मॉडल के जरिए, इस मसले का हल मुमकिन है आयरिश मॉडल के जरिए। या इसकी प्लेबिसाइट होगी, यहाँ पे या प्लेबिसाइट होगा, या यहाँ पे पार्टीशन होगी, या ये इंडिपेंडेंट होगा, या यहाँ पे कॉन्फेडरेशन बनेगी। इसका कोई भी हल हो, कोई भी हल हो, बहरहाल उस सूरत मुमकिन होगा जब दुनिया इसको सीरियस लेगी और ये 2 कंट्री सीरियस लेंगे। रिमेंबर, ये बायलेटरल इशू नहीं है, इसके अंदर एक तीसरी पार्टी भी मौजूद है, और वो कौन सी है? वो चाइना की है। अब अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। याद रखिएगा 1914 के अंदर एक गलत मोड़ ने, एक किलिंग ने, एक कत्ल ने दुनिया को करोड़ों अमवात दी थी। ये मसला 3 न्यूक्लियर स्टेट्स का है। ऐसा ना हो कि करोड़ों अमवात हों और नतीजा कुछ ना हो। दूसरी साइड देखते हैं, अगर पीस आ जाता है तो जो पैसे हमारे असले पे लगते हैं, मिसाइल पे लगते हैं, वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेंगे। अगर यहाँ पे अमन आ जाता है तो यूरोपियन यूनियन से बड़ी ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया की हो सकती है। इट्स टाइम टू फाइंड द सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, इसके लिए विल चाहिए। दोनों स्टेट्स को अपनी विल शो करनी होगी, लीगल माइंड्स को अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी। जहाँ विल होती है वहाँ वे होता है। थैंक यू सो मच।